हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित यह जीके जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। आइए बिना देर 1985 ईस्वी में सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। याद रखेंगे, जो कि कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और ये जो स्थापना हुई, ये सबसे पहले जो इसकी पहल किए थे एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और अक्सर परीक्षा में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, हम अभी पिछले प्रश्नों में चर्चा किए हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। अर्थात इस दूसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे स्क्रीन पर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ, मुंबई में, उसकी जो अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इनका शॉर्ट नेम के रूप में डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी लिखा जाएगा, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो एओ ह्यूम जाने जाते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रथम अध्यक्ष में एओ ह्यूम को सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि प्रथम अध्यक्षता जो करने का श्रेय है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को जाता है। हम लोग एक एक जो इससे संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग इस वीडियो के सीरीज में देखेंगे। यह पहला सेट है, दूसरा तीसरा सेट में भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे बाद जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। जो ये बाल गंगाधर तिलक हैं, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती है, या फिर स्वामी विवेकानंद है। तो इस चौथा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। सी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है, या फिर आधुनिक भारत का निर्माता इनको कहा जाता है। ये जो है संस्थापक रहे हैं ब्रह्म समाज के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका सबसे करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा बैन हुआ, और जो है विधवा पुनर्विवाह का फिर से ये शुरू किया गया। ये सब में इनका अहम जो है योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ला करके प्रेस की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगाने का कार्य किया गया था, ये 1878 ईस्वी में, तो यह किसके शासनकाल में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे हम लोग। और ये जो उस वक्त शासन चल रहा था भारत में वह था लॉर्ड लिटन का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के वक्त जो है लॉर्ड लिटन का शासनकाल भारत में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूना सार्वजनिक सभा के स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक के रूप में जो ऑप्शंस में से सही उत्तर जाने जाएंगे वह होगा ऑप्शन नंबर सी के महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे के नाम से भी जाना जाता है। महादेव गोविंद रनाडे जी को जो है पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कहा जाता है। और इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी महादेव गोविंद रनाडे जी को जाना जाता है। सभी लोगों के अन्य नाम हैं, उसमें से जो है महादेव गोविंद रनाडे जी को जो है वो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा, थोड़ा सा इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अधिकांश लोग इसमें कंफ्यूज होकर के गलत आंसर चूज करेंगे कि यंग इंडिया के जो यहाँ पर पुस्तक पूछा जा रहा है, और जो लोग भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में बताएंगे कि महात्मा गांधी जी सही होंगे, तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यंग इंडिया
पत्रिका का ये निकलता था। और यंग इंडिया, यहाँ पुस्तक की बात हो रही है, पत्रिका और पुस्तक में डिफरेंस है। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। और अगर पत्रिका की बात होगी कि यंग इंडिया पत्रिका किनका है, तो वो महात्मा गांधी जी का आंसर सही होगा। तो इसलिए इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें कंफ्यूजन के लिए प्रश्न डाले जाते हैं, तो इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद रहा। इल्बर्ट विवाद, इसके तहत जो है लॉर्ड रिपन महोदय को जो है यहाँ तक कि इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये जो विवाद आया, विधेयक पेश हुआ, यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिनका शासनकाल जो है 1880 से लेकर के 84 के बीच का रहा है। और इनको भारतीयों का उद्धारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इल्बर्ट विधेयक के द्वारा जो है इन्होंने भारतीय जजों को यह अधिकार दिया था कि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है केस की सुनवाई करने में हिस्सा ले सकते हैं। यह था इल्बर्ट बिल, और इसी के तहत जो है विवाद बढ़ा, तो फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा। उससे पूर्व जो भी जज होते थे, तो भारतीय जज भारतीयों के विरुद्ध ही केस की सुनवाई कर सकते थे, और भारतीयों के विरुद्ध केस की सुनवाई अंग्रेज भी कर सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो केस की सुनवाई थी वो केवल अंग्रेज जज ही कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट विधेयक के बाद जो है भारतीय जजों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध भी केस की सुनवाई कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें तो हम लोग सभी जानते हैं कि इनका गठन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो संस्थापक हैं वो कौन रहे हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं, या फिर एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, या फिर दादा भाई नौरोजी हैं, या फिरोज शाह मेहता हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि दादा भाई नौरोजी जो है वह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के स्थापना किए हैं। इनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किए थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कहिए या दूसरे अध्यक्ष कहिए, जो कि 1886 ईस्वी कलकत्ता में हुआ, तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किए थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सेवक समाज यानी इंडियन सिविल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? इंडियन सिविल सोसाइटी या भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन रहे हैं? जी, हमसे पहले अगर आप लोग प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा कि भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इस 12वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? जी, तो ये जो भारत का अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल आता है यह उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1905 से लेकर के 15 तक के काल में जो है यह थोड़ा सा उग्र राष्ट्रीयता की भावनाएं बढ़ी थी। तो इसका जो कारण था वो कौन सा था? 13वां का जो सही उत्तर होगा कि उदारवादियों के प्रति असंतोष की भावनाएं थी, क्योंकि उदारवादी चाहते थे कि हम कोई भी आंदोलन इस प्रकार का ना करें जो हिंसात्मक हो। तो इससे लेकर के जो है जो उग्र राष्ट्रीयता के लोग थे उनको इस बात से लेकर के असंतोष था। दूसरा था कि धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण था। उपनिवेश में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की भावनाएं थी। इन सभी के कारण की वजह से जो है उग्र राष्ट्रीयता को ये बल मिला। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में जो है ये 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उसके पश्चात समझिए तो है उग्र राष्ट्रीयता की आंदोलन और बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बंगाल विभाजन से ही संबंधित है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में बंगाल को जो है दो बंगाल के रूप में बांट दिया गया था। एक जो है पूर्वी बंगाल जो, और दूसरा जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है बिहार, उड़ीसा और झारखंड भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि झारखंड तो बिहार से 2000 में कटा है। तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक साथ पश्चिम बंगाल में था, और पूर्वी बंगाल में जो है पूर्वी बंगाल प्लस असम, ये दो राज्य थे।
पूर्वी बंगाल 1947 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बना, और फिर 1971 ईस्वी में जो है जाकर के वह पूर्वी पाकिस्तान से अभी वर्तमान में बांग्लादेश है। और पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये सम्मिलित रूप से थे। बाद में बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हुआ, फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। और हालांकि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा इसका विभाजन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तो उसके पश्चात फिर पुनः 1911 ईस्वी में दोनों को इकट्ठा कर दिया गया था। लेकिन 1912 में फिर जो है बिहार अलग हो गया बंगाल से, और बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, और बिहार से जो है 15 नवंबर 2000 को फिर ये झारखंड राज्य अलग हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। तो उग्र राष्ट्रवादी जो है वो इन सभी साधन उनके प्रमुख थे, यानी वो बहिष्कार भी कर रहे थे, और बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी को अपना भी रहे थे। चूँकि बंगाल विभाजन के पश्चात जो आंदोलन सबसे ज़्यादा ये रहा वह स्वदेशी आंदोलन ही था। तो उग्र राष्ट्रवादी के साधन में बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ये सभी शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। साउथ एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना है यह इनमें से किनके द्वारा किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा जो है वह दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किया गया है। दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हम लोग एक पहला सेट में कुछ संकलित किए 50 प्रश्नों को। अगला सेट हम फिर लेकर के आएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, तथा अगर आप हमारे चैनल पर अब तक अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि बाल गंगाधर तिलक जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो है लाठी का प्रहार किया गया था आंदोलन के दौरान, तो ये कथन किसका है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो यह जो कथन था 18वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि लाला लाजपत राय का यह कथन था जिन पर जो है लाठी से प्रहार किया गया, जिसकी वजह से इनका जो है देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था जी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल महोदय के द्वारा जो है किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर होगा 19वां नंबर प्रश्न के लिए कि गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा हुई है, तो ये लाला हरदयाल महोदय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के जो दो गुट आपस में बट गए थे, खासकर 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन चलता है जिसमें विदेशी कपड़ों के लोग होलिका जलाते हैं। तो फिर कांग्रेस दो गुट में आपस में बढ़ जाता है। एक गुट जो है वो ये स्वदेशी 1907 के या गुजरात अधिवेशन में बढ़ता है। तो एक गुट का ये कहना रहता है कि हम लोग जो है अहिंसात्मक ढंग से लड़ेंगे, तो दूसरा गुट वहीं पे कहता है कि अहिंसात्मक ढंग से लड़ना जो है वो भीख मांगने के बराबर है, अर्थात ये लोग अलग हो जाते हैं। तो यह 1907 में सूरत से। तो इस 21वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि इंडिका से प्राप्त होता है। इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे, तो अर्थशास्त्र की रचना जो किए थे वह विष्णुगुप्त किए थे, यानी उनका अन्य नाम कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें जो है अपना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, क्योंकि ये नंद वंश को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में उनकी एक अहम भूमिका थी, और उन्होंने जो है एक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बिहार की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की स्थिति तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार से दो बड़े राज्य हैं जो जनसंख्या में बिहार से आगे हैं,
क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। और अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व पे बात करें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व पर बिहार प्रथम है, क्योंकि 1106 लोग जो है बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और इतना अधिक निवास जो है बिहार के अलावा कोई अन्य राज्य में नहीं करता है। राज्य के हिसाब से बिहार केंद्र शासित प्रदेश में फिर ये आंकड़े बदलते हैं, तो राज्य के हिसाब से जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो बिहार राज्य का है, भारत में यह प्रथम है। 22 का ए जो है आंसर सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो बिहार की जो कुल साक्षरता प्रतिशत है वह 61.8% है, और महिला साक्षरता जो है इससे भी नीचे है। लेकिन यह जो आंकड़े हैं बिहार के साक्षरता प्रतिशत का, यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो हम लोग को इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब जो वर्तमान में जो जनगणना होगा तो फिर ये आंकड़े चेंज होंगे। और जो अभी जो जनगणना बिहार में कराया गया है तो वो जनगणना नहीं बल्कि बिहार जाति आधारित गणना था, जिसके तहत जो है वो आंकड़े जुटाए गए थे। और भारत सरकार द्वारा जो जनगणना 10 साल पर कराने का प्रावधान है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें कुछ डिले हुआ था, तो ये इसके आंकड़े फिर चेंज हो जाएंगे। अभी जो लेकिन जो अभी हम लोग जानेंगे आंकड़ा वो 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि 61.8% है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो राज्य विधानमंडल के अंग की अगर बात करें तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों जो है ये राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। लेकिन ऑप्शन में मौजूद जो महाधिवक्ता हैं, तो ये महाधिवक्ता जो है यह राज्य विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं, ये राज्य में जो है नियुक्त किया जाता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के अंग के रूप में यह कार्य नहीं करते हैं। और भारत में सभी राज्य नहीं, केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहां जो है ये जो विधानमंडल के ऊपरी सदन है, जिसको विधान परिषद के रूप में जाना जाता है, वो मौजूद है। बाकी अन्य राज्यों में यह मौजूद नहीं है। बाकी जितने भी भारत के अन्य राज्य हैं वो सभी एक सदनीय व्यवस्था है, जिसको विधानसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इस पर हम लोग अभी पीछे चर्चा भी किए थे कि इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। मेगास्थनीज कहाँ के थे, तो यह थे यूनान के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और आए थे कहाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। विष्णुगुप्त के द्वारा रचित पुस्तक कौन है, तो याद रखेंगे वो अर्थशास्त्र है, उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है। विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है इसके संस्थापक देवपाल हैं, नरेंद्रपाल है, नयनपाल है या फिर धर्मपाल है। प्राचीन काल में 3 प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक और जो है जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इसमें से 2 प्रमुख जो है वो बिहार में स्थित था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था, और नालंदा तो नालंदा जिले में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना किया था, वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो क्या होगा, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है वह तंत्र विज्ञान की पढ़ाई मुख्य रूप से होती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं उनके प्रथम उपदेश को जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध को जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, लुम्बिनी में, वैशाली में या पाटलिपुत्र या फिर सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ये उपदेश है, प्रथम उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करने वाले शासक कौन थे, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य या फिर कालाशोक। तो 29वां का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वहीं जो है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसका हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ हुआ था, तो वह वैशाली जिले में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि
पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था। तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं कि पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके संरक्षक के रूप में जो है वो कौन जाने जाते हैं, अशोक मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है ये अशोक जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि अशोक महान के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो निम्नलिखित में किसके समय में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, यह जो हुआ था 31वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कनिष्क के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 31वां के लिए भी सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार का महान धार्मिक केंद्र कौन सा है। तो बिहार जो महान धार्मिक केंद्र किसके लिए है, सिखों के लिए है या फिर ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है या जैन धर्मावलंबियों के लिए है या सभी के लिए है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सिख के जो गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश बिहार के पटना जिले में हुई है, तो उनके लिए भी बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है। गौतम बुद्ध को, बौद्ध धर्म के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को ये गया जिले में हुई है, तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी जो है बिहार धार्मिक केंद्र है। जैन के जो 24वें ये हैं स्वामी महावीर, उनको जो उनका भी संबंध बिहार से ही है। तो इस प्रकार ये बिहार की जो धरती है वो इन तीनों धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है। विश्व शांति स्तूप जो है वह कहाँ निर्माण कराया गया है। 33वां का जो करेक्ट आंसर है यह है बोध गया, देवपाल, गया या राजगीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो निर्माण कराया गया है बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए ये 33वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे जो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा, यह राजगीर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में किस स्थान पर नवपाषाण युग, सबसे पहले जो है किस स्थान पर नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में जो नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो चिरांद में हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट्स करके बता सकते हैं तथा साथ हम उम्मीद करते हैं कि यह बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यह आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आप इसे वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो सोनपुर नगर जो है वो सरयू, गंडक, सोन और गंगा, इसमें सबसे सही उत्तर क्या है। तो सबसे सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी के गंडक नदी के तट पर स्थित सोनपुर है, जहां एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार के गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बिहार की जो गया जिला स्थित है वह कमला नदी, फल्गु नदी, गंगा नदी या फिर सरयू नदी। तो इसमें सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के रूप में भी जाना जाता है। पिंड दान का कार्य जो है वही निरंजना नदी के तट पर होता है। तो यह बिहार का गया जिला जो है फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है 36वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में स्थित पटना में स्थित जो गोलघर है इसका निर्माण कब किया गया था। बिहार के पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया है। यह 1786 या 56 या फिर 1776 या 1796 ईस्वी में। 36वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि यह 1786 ईस्वी में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का जो काम है वह किन्होंने किया है। मेगास्थनीज हैं, अलबरूनी है, इब्न बतूता है या ह्वेनसंग है। तो ऊपर के जो तीनों हैं मेगास्थनीज, अलबरूनी या इब्न बतूता, ये सभी जो है भारत या ह्वेनसंग, ये सभी भारत की यात्रा किए हैं, लेकिन इन लोगों ने मेगास्थनीज, अलबरूनी या इब्न बतूता ने, इन लोगों ने जो है यहाँ की यात्रा ने वहाँ शिक्षा नहीं प्राप्त किया है। शिक्षा प्राप्त करने का जो काम किया है वह ह्वेनसंग ने किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मीरतुल अहवाल किसकी रचना है। मीरतुल अहवाल जो है यह मुल्ला तकिया है, मिर्जा नाथन है या मुल्ला बहबहानी है। तो इसका जो सही उत्तर है 39वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है कि मुल्ला तकिया द्वारा रचित है मीरतुल अहवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि पूरा तत्ववेता
अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिहार में क्या खोज किया था? केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में स्थित है उसकी खोज किए हैं, या फिर लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, या बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, या ये सभी। तो कनिंघम के द्वारा जो है बिहार के इन सभी स्थलों का खोज किया गया था। तो ये सारे जो है इसमें सही उत्तर के रूप में जाने जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। दोस्तों हम लोगों ने जो है अभी बिहार से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के सहित देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस 40 प्रश्न से हम लोग और अधिक प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये बिहार जीके स्पेशल का जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।